सभी लोगों को आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें हम अक्टूबर 2022 से लेकर के मार्च 2023 तक के पर्यावरण से संबंधित जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं, जितने महत्वपूर्ण इंडेक्स रैंकिंग जारी हुई हैं, सबके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो IUCN की जो अपडेट लिस्ट हुई है उसको देखेंगे, साइट की अपडेट लिस्ट देखेंगे, और साथ ही साथ जो पर्यावरण से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं और उनके लिए जो कुछ थीम्स डिसाइड की जाती हैं उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो कुछ पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले पर्यावरण सम्मेलन हुआ था कि जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल अर्थात IPCC है, इसका जो मतलब छठी रिपोर्ट आई थी, ठीक। तो इसका शीर्षक क्या था, तो आपसे हो सकता है शीर्षक पूछ ले, ठीक। शीर्षक क्या था, इसका शीर्षक था जलवायु परिवर्तन 2022 और इसकी थीम क्या थी, जलवायु परिवर्तन का शमन। तो इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एक तो इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और परिवर्तन, ये जलवायु परिवर्तन 2022 इसका शीर्षक हो गया है। फिर अगर आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो IPCC है इसका गठन कब हुआ था, तो IPCC का जो गठन हुआ था ये हुआ था 1988 में। तो आपको इसका गठन वर्ष याद रखना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो UNFCCC के जो पक्षकार हैं इनका 27वां सम्मेलन अर्थात जो COP 27 हुआ है ये कहाँ पर हुआ था, ठीक। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये मिस्र, एक इजिप्ट कंट्री है, यहाँ के शर्म अल शेख शहर में हुआ था। फिर हो सकता है अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि UNFCCC की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1994 या 1994 में हुई थी और 1995 से जो है इसमें COP अर्थात कॉन्फ्रेंस, मतलब इसमें जो कुछ देश हैं वो क्या करते हैं, हर साल मतलब जो है एक मीटिंग करते हैं पर्यावरण से संबंधित, ठीक। इसी को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहा जाता है, ठीक। इसी को शॉर्ट फॉर्म में COP कहा जाता है। तो गठन कब हुआ, 1994 में। पहला सम्मेलन कब हुआ, 1995 में। COP 27 कहाँ पर हुआ है, तो यह मिस्र के शर्म अल शेख शहर में हुआ है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, यहाँ पर क्या हुआ है, स्टॉकहोम +15 का जो है आयोजन किया गया है, ठीक ना। इसकी थीम आपको याद रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के जितने भी क्वेश्चन अगर आ सकते हैं तो वहाँ पर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे अगर UP PCS आप एग्ज़ाम देंगे या वन दुर्गा के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो उसकी थीम क्या है, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी है और हमारा अवसर है, ठीक। तो इसकी 50वीं मतलब ये हुई थी, वर्ष था। तो इसका मतलब सबसे पहली बार जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ कब था, तो ये 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। और वहीं पर क्या है 50वां सम्मेलन भी आयोजित किया जा रहा है उसी शहर में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया है, ठीक। जिसकी थीम क्या थी, जिसकी थीम आपको याद रखना है, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। तो इसमें जो ओजोन दिवस आपको पता होगा कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक बात और आप लोग को याद रखनी है कि जो ओजोन संरक्षण का संबंध काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम्मेलन से है। तो इसका जो संबंध है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, जो कि 1987 में हुआ था। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ओजोन संरक्षण का संबंध किस सम्मेलन से, तो आपको वहाँ पर ऑप्शन दे देगा कि जो है क्योटो प्रोटोकॉल दे देगा या आपको दे देगा कानकुन सम्मेलन दे देगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में स्थित, आप जानते होंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहाँ से मिशन लाइफ का शुभारंभ किया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये होता है कि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है, मतलब पर्यावरण के हिसाब से जो है खुद को ढाल लेना है, ठीक। और तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है मिशन लाइफ का मतलब जो शुभारंभ किया गया है कहाँ से किया गया था, तो ये गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से किया गया था, ठीक। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनेप ने अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2022 इसको जारी किया है। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट डिप्रेशन फेलियर पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। ठीक, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है अर्थात शीर्षक आपको याद रखना है। फिर इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि यूनेप का जो है मुख्यालय कहाँ है। ठीक, यूनेप का मुख्यालय जो है ये नैरोबी केन्या में है। ठीक, तो आपको इसमें ये भी याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। यूनेप से आपको इतना याद रखना है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता का जो है 15 सम्मेलन अर्थात COP15 हुआ था। ठीक, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता चीन द्वारा की गई थी। ठीक, अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो IUCN के द्वारा जो रेड मतलब कि उनके कंजर्वेशन के लिए जो रेड सूची जारी होती है पौधों और मतलब फ्लोरा और फौना के लिए, तो उसमें कुछ और जानवरों को ऐड किया गया था और प्रजातियों को ऐड किया गया था। ठीक, तो अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ज़रा IUCN के बारे में देखते हैं। देखो IUCN क्या, इसका सबसे पहले अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ लेगा तो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। मतलब यहाँ पर नेचर को प्रोटेक्ट किया जाता है। नेचर में आप सभी लोग जानते हैं जिससे फ्लोरा आती है, फौना आता है, अर्थात यहाँ पर जो है जिसे पादप हो गया मतलब पेड़ पौधे भी आते हैं और जीव जंतु आते हैं। तो जैसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है मतलब जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि देखो सबसे पहले मतलब कुछ पेड़ पौधे भी जो है ख़त्म होने का कगार पे आ रहे हैं, कुछ जीव जंतु भी ख़त्म होने का कगार पे आ रहा है ना। तो क्या होता है उन्हीं के संरक्षण के लिए ठीक कुछ उपाय बताए जाते हैं। किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। और इनके द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है ठीक, जिनमें बताया जाता है कि एक स्पेसिफिक पेड़ हो गया या कोई जीव जंतु जानवर हो गया, उसके बारे में बताया जाता है कि उसकी स्थिति क्या है, मतलब ये पेड़ पौधा या जानवर ख़त्म होने वाला है या भी मतलब अच्छे मात्रा में या ख़त्म हो चुका होता है। ठीक, तो इस प्रकार से जो IUCN होता है वो अपनी लिस्ट को कुल 9 कैटेगरी में बांटता है। ठीक, अब इसमें कौन कौन से मतलब कि उन्होंने किस किस कैटेगरी में बांटता है, तो जैसे एक आता है एक्सटिंक्ट आता है, फिर आता है EW, ठीक, फिर आता है CR क्रिटिकली इंडेंजर्ड होता है, फिर होता है इंडेंजर्ड, ठीक, फिर होता है VU अर्थात इसको बोलते हैं वनरेबल, ठीक, इसके फिर NT आता है मतलब इसका नियर थ्रेटेंड होता है। ठीक, फिर LC आता है लीस्ट कंसर्न, मतलब कि इसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। ठीक, अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इसका आखिर मतलब क्या होता है। तो जैसे एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, मतलब वो ना जंगल में बचे हैं ना वो किसी बोटेनिकल गार्डन, अगर मान लीजिए पेड़ होगा तो ना किसी बोटेनिकल गार्डन में होगा, अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु है तो वो जंगल से पूरी तरीके से तो ख़त्म ही हो गया होगा। साथ साथ में क्या होगा कि वो ना चिड़ियाघर में किसी मौजूद होगा, ठीक, कहीं पर मौजूद मतलब उसके नामो निशान ख़त्म हो गए होंगे, मतलब सुनने में आता होगा पता नहीं कहाँ चला गया, मतलब ख़त्म ही हो गया, उसका कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं है, विलुप्त हो गया, कहाँ गया उसे ढूंढो। फिर उसमें आता है EW, ठीक, इसमें क्या होता है कि मतलब EW मतलब ये होता है कि जैसे कि ये श्रेणी क्या बताती है, इसमें ये बताया जाता है जैसे जीव जंतु होता है, ठीक, जंगल से तो ख़त्म हो गया है, ठीक, जंगल से तो पूरा विलुप्त हो चुका होगा, बस वो इक्का दुक्का कहाँ कहाँ मतलब कोई चिड़ियाघर होगा कहीं पर किसी जगह पर वहाँ मौजूद होगा, ठीक, किसी न किसी संरक्षित प्लेस पर मौजूद होगा, लेकिन अपने वो प्राकृतिक परिवेश से मतलब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है, ठीक, एक्सटिंक्ट हो चुका होता है अपनी प्राकृतिक परिवेश से, मतलब जहाँ पर वो एक्चुअल रहने वाला होता है, तो मतलब वहाँ से पूरा वो ख़त्म हो चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ किसी हो सकता है कि अगर पेड़ पौधा होगा तो बोटेनिकल गार्डन में मौजूद होगा, अगर जीव जंतु होगा तो हो सकता है किसी चिड़ियाघर में मौजूद हो, कोई संरक्षित उसके लिए क्षेत्र बना दिया गया, कोई पार्क हो गया हो तो वहाँ पर मौजूद होगा, कि उसके अलावा कहीं पर मौजूद नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद जैसे इसमें एक लिस्ट आती है क्रिटिकली इंजर्ड, इसमें बताया जाता है कि जो मतलब कि खतरा बहुत ज़्यादा है, खतरा मतलब कि वो अगर उसके संरक्षण की बात मतलब ध्यान नहीं दिया गया तो वो जो जीव जंतु है कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप लोग को याद होगा जैसे पिछले वर्ष क्या हुआ था, भारत में जो है अफ्रीका से चीते लाए गए थे, ठीक, चीते क्या भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ठीक, ख़त्म हो चुके थे, तो वहाँ पर क्या चीते लाए गए हैं, छोड़े गए हैं, वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुके थे। फिर जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है, ठीक,
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई है। तो वहाँ पर क्या है, अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर इसलिए शुरू किए हैं क्योंकि ये काफ़ी कम संख्या में बचे हैं, लगभग 3000 के आसपास प्रोजेक्ट टाइगर बचे हुए हैं, मतलब टाइगर बचे हुए हैं। तो अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ समय बाद ये भी जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर इंडेंजर्ड मतलब होते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। जैसे कि एक पक्षी होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, आपने सुना होगा ब्लैक बग वगैरह हो गया है, मतलब एकदम रिस्क पे है, ख़त्म हो जाएंगे, मतलब संख्या में काफ़ी कम, 500 से नीचे या मतलब बहुत कम संख्या होती है। फिर इंडेंजर मतलब क्या होता है कि मतलब जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होते हैं उनसे कम रिस्क पे होते हैं। फिर वल्नरेबल क्या होते हैं, वल्नरेबल मतलब होते हैं कि इस पर मतलब कोई इतनी मतलब चिंता करने वाली बात नहीं होती है, लेकिन इस पर ध्यान दिया जाता है कि यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब संख्या में है, बल्क में है, लेकिन अगर इस पर मतलब ये होता है कि मतलब इसको देख रेख करना, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो मतलब इस पे जो है ये इंडेंजर में जा सकते हैं। फिर होता है नियर थ्रेटन। नियर थ्रेटन मतलब हो सकता है मतलब अभी तो इनकी संख्या पर्याप्त है, लेकिन अगर पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन में सुधार नहीं किया गया तो हो सकता है आने वाले 20 सालों 30 सालों में जो है ये थ्रेटन में आ जाए। फिर लीस्ट कंसर्न मतलब बल्क मात्रा में है, जैसे आप देखता होगा कुत्ता देख लीजिए, आप मुर्गा वगैरह देख लीजिए, मतलब एकदम बल्क मात्रा में, कोई संख्या ही नहीं है कि मतलब कितने हैं, कितने होने चाहिए, मतलब एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो लिस्ट मतलब आती है IUCN की, तो इसमें कौन कौन से जानवर किस लिस्ट में हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि क्या हुआ है कि अब जब ये सम्मेलन हुआ था तो वहीं पर क्या हुआ था कि कुछ नए जो है जीव जंतुओं को शामिल किया गया था, तो उनके बारे में देखते हैं। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ये मतलब फेवरेट टॉपिक होता है। UPPSS हो गया हूँ, अब तो वह जैसे वंदरों का एग्ज़ाम आने वाला है, तो वहाँ पर तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब ये जानवर दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किस में शामिल है। तो जैसे एक अभी शामिल किया गया वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग, यह कहाँ पर मिलता है, तो इसमें देखो आपको बात क्या याद रखनी है, यह मिलता कहाँ पर है, तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट में मिलता है। देखो कर्नाटक में मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है। ठीक, देखो इसमें क्या है, ये वाइट चिक्ड है ना, इसका स्टेटस क्या है, इंडेंजर, मतलब ये खतरे में आ चुका है, मतलब इसकी जो संख्या काफ़ी कम बची है, अगर इस पर ध्यान नहीं दिएगा तो ये एकदम कुछ सालों बाद विलुप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या है कि यहाँ पर जो है एक येलो हिमालयन फ्रिटलरी ठीक एक पौधा है, देखो ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, येलो होता है। इसको जो है IUCN ने वल्नरेबल का स्टेटस दिया है। ये कब, जब इनकी हाल ही में बैठक हुई है, तो वहाँ पर कुछ जो न्यू जीव जंतु हैं उनको मतलब IUCN में शामिल किया गया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो नए जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो नए जीव जंतु से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि पूछ लेगा जो अपडेट हुए हैं। ठीक, उसके बाद देखो एक शार्क है, इसका नाम है अंडमान स्मूथ आउट शार्क। ठीक, इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है हाल ही में अंडमान स्मूथ आउट शार्क है, इसको जो है IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल किया गया है, तो इसका जो है मतलब स्टेटस क्या है, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड है या इंडेंजर्ड है, तो इसका स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, मतलब ठीक ठाक मात्रा में मौजूद है, अब इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं मतलब कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो मतलब जिसे कि शामिल है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में शामिल हैं। ठीक, इंडेंजर्ड में हैं, वल्नरेबल हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जीव जंतु हैं जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन से शामिल हैं, जैसे हमने कहा क्रिटिकली इंडेंजर्ड में कौन कौन से जानवर शामिल हैं, इससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया है। ठीक, ये पक्षी होता है, लेसर फ्लोरिकन ये भी पक्षी होता है, वैक्विड पोपाइज, ठीक, ये समुद्री पांडा इसको बोला जाता है, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब ये अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ आने वाले समय में ये विलुप्त भी हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। फिर एक है रेड क्राउन रूप्टेड टर्टल, एक ये टर्टल हो गया लीथल सॉफ्ट रेड टर्टल। तो आपको इतने तो कम से कम याद ही, क्योंकि क्रिटिकल इंडेंजर्ड से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इंडेंजर्ड, अब हम देखते हैं इंडेंजर में कौन कौन से मतलब जो है जीव जंतु शामिल है। तो जिसमें देखो रेड पांडा शामिल है, संगाई हिरण शामिल है, इंडियन पेंगोलिन शामिल है, जयपुर मतलब एक ग्राउंड ये छिपकली होती है, ठीक, ये भी शामिल है, इंडियन स्कीमर ये भी पक्षी इंडेंजर में शामिल है, गंगा नदी डॉल्फिन इंडेंजर में है, मोनार्क तितली इंडेंजर में है, लाल चंदन हो गया है। फिर जैसे शेर, हाथी, टाइगर, तो आपको ये तीन तो अच्छे से याद होने चाहिए कि जो शेर, हाथी, टाइगर हैं किसमें, इंडेंजर में शामिल हैं। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी जो है क्रिटिकली इंडेंजर हो जाएंगे और कुछ समय बाद जो है ये विलुप्त हो जाएंगे धरती से। ठीक, फिर आपको लोगों को फ़ोटो में ही देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जैसे है कि कुछ वल्नरेबल में भी शामिल हैं, तो इसमें कौन कौन से मतलब हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा है,
हॉर्नबिल है, ऑलिव रिडले कछुआ है, ठीक। तो ये भी मतलब ठीक ठाक मात्रा में है, तो वल्नरेबल्स कहा जाता है। अच्छा, फिर देखते हैं कि जो साइट्स है, देखो साइट्स की 19वीं बैठक अर्थात COP19 का आयोजन कहाँ, पनामा सिटी में संपन्न हुआ है, और इसे विश्व वन्यजीव सम्मेलन या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक। इसमें क्या हुआ है, जो सी कुकुम्बर होता है, इसको समुद्री खीरा बोलते हैं, ठीक। इनकी कुछ अलग अलग अनुसूचियाँ होती हैं, जिसको परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया। अच्छा, इसको देखते क्या हैं, देखो साइट्स का मतलब काम क्या होता है। देखो साइट्स का अगर सबसे पहले अगर फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। मतलब होता है कि जैसे कि क्या होता है कि कहीं पर जो मतलब कि हर देशों में क्या होगा, कोई ना कोई जीव जंतु ऐसा होगा जिसकी संख्या में कमी होगी, ठीक, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होगी, तो उसका लोग ट्रेड ना करने पाए, इलीगल ट्रेड ना करने पाए, तो उस पर एक कन्वेंशन मतलब उस पर ये संस्था क्या करती है, मतलब देख रेख करती है। ऐसा तो नहीं कोई इलीगल उसकी ट्रेडिंग हो रही है, जो मतलब जानवर यहाँ से ख़त्म हो रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जैसे चीते लाए गए हैं, ठीक, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ अफ्रीका के मतलब ऐसे देश है जहाँ पर चीते भरपूर मात्रा मिलते हैं, तो ऐसा ना होने लगे कि जो अफ्रीका जो है अपने यहाँ से इलीगल मार्केटिंग करना शुरू कर दे चीतों की। तो इन सभी मतलब देशों पर जो मतलब यहाँ पर साइट्स की मतलब ये कुछ संख्या ली जाती है। मतलब यहाँ से क्या होता है, इसमें जो देश शामिल होते हैं तो उन पे बाकायदा नज़र रखी जाती है, तो ऐसा नहीं कि अपने वहाँ से जो है वो इलीगल ट्रेड कर रहे हैं जानवरों का, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, सी से होता है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, ठीक। तो साइट्स, फिर इसका जो मतलब कि स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, जैसे भी हमने देखा है कि जो IUCN होता है, तो हमने कहा पर तो हमने अभी समझा कि जो IUCN होता है वो क्या करता है कि जो है मतलब अपने यहाँ पर जो कैटेगरी करता है जानवरों के मतलब स्टेटस के बारे में, तो कुल 9 प्रकार से करता है, ठीक। तो उसी प्रकार से क्या करता है साइट्स क्या करता है, जो अपने मतलब जो कैटेगरी है उसको 3 भागों में बांटता है। मतलब कैसे कैसे वो क्लासिफिकेशन करता है, तो जैसे एक परिशिष्ट 1 होती है, मतलब अनुसूची 2, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तो इसको परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, ठीक। तो इसके परिशिष्ट 1 में क्या होता है, इसके तहत उन प्रजातियों को शामिल किया जाता है मतलब इन पे सबसे ज़्यादा खतरा है कि मतलब वो नियत भविष्य में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक। इसमें पेड़ पौधे भी आएंगे और जीव जंतु भी आएंगे। फिर परिशिष्ट 2 में क्या है, मतलब इसके तहत उन प्रजातियों की सूची को शामिल किया जाता है जिन पे विलुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी प्रजातियों के व्यापार को गंभीरता से नियंत्रित न किया गया तो मतलब विलुप्त हो सकती है। मतलब भले ही अफ्रीका में क्या है कि जो है चीते वल्नरेबल स्थिति में हैं, लेकिन अगर चीते ने मतलब हो सकता है कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दे, उसकी खाल बेचने लग जाए, तो नियंत्रण रखा जाता है। पता लगे वो जो है हाथी दांत की जो है मार्केटिंग शुरू कर देंगे तो क्या होगा, वो सब ख़त्म हो जाएंगे अगर इस तरह पे इस पर निगरानी नहीं की गई, ठीक। फिर उसके अलावा देखते हैं कि मतलब परिशिष्ट 3 में कौन शामिल होती हैं। इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में संरक्षित हों, साथ ही साथ मतलब कि जो है इनको मतलब कि इसमें ऐसी प्रजातियाँ रखती है, जैसे चीता हो गया, ठीक। भारत में क्या है, संरक्षित है, वहाँ पर संरक्षित नहीं है, ठीक। तो मतलब इसमें ऐसी ही प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कम से कम एक देश में संरक्षित होती हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है जो कि 1972 में आया था, उसको 2022 में संशोधित कर दिया गया। अच्छा, इसमें क्या कुछ संशोधन किया गया है, तो इसमें जो प्रमुख संशोधन किया गया है, तो इसमें जो ये संशोधन किया गया है, इसमें प्रमुख संशोधन ये किया गया था जो 1972 का जो मतलब कि कंजर्वेशन जो एक्ट आया था, उसमें कुल 6 अनुसूचियाँ थी, 6 अनुसूचियाँ होती हैं, ठीक। उन 6 अनुसूचियों को क्या किया गया, इसमें कुल अब 4 अनुसूचियों में विभाजित कर दिया गया। जो अनुसूची 1 और 2 है उसको 1 में कर दिया गया, 3, 4 को 1 में कर दिया गया है। जैसे कि अनुसूची 1 इसमें जो है मतलब कि जिनको उच्चतम संरक्षण चाहिए, जैसे ब्लैक बग हो गया है, हाथी चीता हो गया है, इनको उच्चतम चाहिए होता है। फिर जैसे कि इसमें फिर अनुसूची 2 होती है, मतलब इनको कम संरक्षण चाहिए होता है, जैसे किंग कोबरा वगैरह हो गया है। उसके बाद फाल्कन पक्षी, किंगफिशर, नीलकंठ वगैरह पक्षी वगैरह हो गए हैं, ठीक, इसमें हो गए हैं। फिर इसमें अनुसूची 3 में संरक्षित पादप प्रजातियाँ हो गई, मतलब जो कुछ पेड़ होते हैं इनको कुछ संरक्षण करना चाहिए होता है। फिर अनुसूची 4 में क्या है, साइट्स के प्रदर्शन मतलब कि साइट्स ने जो अपनी लिस्ट निकाली हुई है, ठीक, उसके हिसाब से
यहाँ पर जानवरों को शामिल, या जानवर पेड़ पौधों को शामिल कर लिया गया। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा जो 1900 मतलब कि 2002 में इसका जो मतलब जो क्या बोलते हैं, इसका जो संशोधन हुआ है, इसमें मतलब कि 6 अनुसूची की जगह कितनी अनुसूची को कर दिया गया है, तो 6 अनुसूची की जगह उसका स्थान ले लिया है 4 अनुसूची ने। तो हो सकता है सिंपल आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है। फिर अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट चीता हुआ था, ठीक, प्रोजेक्ट चीता से क्या हो, तो इसमें आपको क्या बात रखनी है, देखो सबसे पहले आपको तो ये बात याद रखनी कि चीते कहाँ से आए थे, तो ये नामीबिया से आए थे। 8 अफ्रीकी चीते थे, ठीक, ये मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान पार्क में लाया गया था, ठीक। और 8 में देखो क्या था कि 5 तो इसमें थी फीमेल थी और 3 इसमें मेल थे, ठीक। तो इतना तो आपको नहीं याद रखना है, लेकिन इसमें अगर आपको मेन बात तो ये रखना है कि कोनो राष्ट्रीय उद्यान पार्क में लाया गया था, नामीबिया से इसको लाया गया था और कोनो राष्ट्रीय पार्क में रखा गया है। और सबसे ज़रूरी बात कि कोनो राष्ट्रीय पार्क है कहाँ पर, तो यह MP में है, ठीक। तो आपको इसमें 3 बातें कुल याद रखनी है कि चीते कहाँ से लाए गए थे, नामीबिया से लाए गए थे, कहाँ पर लाए गए थे, कोनो राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय नेशनल पार्क में लाए गए थे। कोनो नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यह MP में है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तीनों को आपको याद रखना है। भारत में क्या है जो है मतलब चीता मतलब एक्सटिंक्ट ख़त्म हो चुके थे, मिलते नहीं थे, तभी इनको वहाँ से लाया गया था। इनको जो है 1947 में ही विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ठीक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया गया है। मतलब यह जो है राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व हो गया है। इसे दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व हो गया, फिर ये रानीपुर। तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत क्षेत्र में जो तराई हाथी रिजर्व है उसको मंजूरी दे दी है और भारत का ये 33वां हाथी रिजर्व हो गया है। सॉरी। तो भारत में कुल कितने 33 हाथी रिजर्व हो गए हैं, एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व बन गया है, ठीक, तराई हाथी रिजर्व। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संबंध में एक निर्देश दिया है। इसके तहत कहा गया है प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और वन्यजीव अभ्यारण्य की निर्धारित सीमाओं के चारों ओर अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। देखो इसका मतलब ये होता है कि जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था तो वहाँ पर नियम बना दिया गया था कि जो संरक्षित क्षेत्र होंगे, जैसे नेशनल पार्क हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया है, टाइगर मतलब रिजर्व हो गए हैं, तो उसके आसपास का मतलब एक हम 10 किलोमीटर का क्षेत्र बना देंगे, उसको बफर जोन बना देंगे। तो जिससे क्या होगा, मतलब उस जो संरक्षित क्षेत्र है उस पर मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। जैसे मान लीजिए ये नेशनल पार्क हो गया है, ठीक। अब हमने इसके 10 किलोमीटर का क्षेत्रफल के मतलब क्षेत्र का एक बफर जोन बना दिया। मतलब हमने कह देंगे भैया कोई जो भी एक्टिविटी होना है यहीं होंगी, इससे आगे कोई एक्टिविटी नहीं होगी, तो क्या होगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये बचा रहेगा, तो इसको बफर क्षेत्र मतलब इसको बोला जाता है, सॉग ऑब्जर्वर बोला जाता है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर पिटीशन डाली गई है, देखो क्या होगा 10 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल हो मतलब जो रेंज हो गई है ये काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मतलब हो सकता है कोई नेशनल पार्क छोटे हैं, कोई बड़े हैं, तो सबके लिए मतलब अलग अलग हो जाएगी ना, मतलब किसी पे। तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि 10 किलोमीटर का नहीं, लेकिन हाँ 1 किलोमीटर का तो कम से कम सभी में होना ही चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ लेगा कि जो पहले 10 किलोमीटर होती थी उसको मतलब अब मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 1 किलोमीटर होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन इसको बोला जाता है, ठीक। इसको सॉग ऑब्जर्वर के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु राज्य सरकार ने चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय ओली रिडले कछुआ संरक्षण और
पद्मजा नायडू हिमालयन, ठीक, जो कि जूलॉजिकल पार्क है पश्चिम बंगाल ने आगामी 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को जंगलों में छोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि जो है ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु सरकार ने मदुराई जिले में अरितापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांवों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5 अक्टूबर को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो है पर्यावरण मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को जो है मतलब किस डेट में घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि 5 अक्टूबर को किस मतलब कि कौन सा दिवस घोषित किया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जा सकता है। फिर जैसे है कि केंद्र सरकार ने चीता टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि मतलब जो चीता लाए गए हैं नामीबिया से कुल्लू नेशनल पार्क में, उनके रखरखाव को पूरा देखा जाएगा। फिर क्वेश्चन ये है कि दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य में 1940 के बाद पहली बार जो है तेंदुए देखे गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि जो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक, ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है। फिर क्वेश्चन ये है कि 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, हिम तेंदुआ दिवस कब, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में दुर्गावती टाइगर रिजर्व नामक एक नए ये है बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है। फिर COP27 में मैग्रोव फॉर अलायंस लॉन्च किया गया है। इसके सदस्यों में कौन कौन है, तो UAE है, इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान और स्पेन शामिल है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइट्स की जो COP19 हुई है, ठीक, इसने क्या किया, दक्षिणी सफ़ेद गेंडों की स्थिति को परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 2 में शामिल कर लिया गया है। ठीक, तो जिसे सी कुकुम्बर था उसको परिशिष्ट 2 में शामिल किया गया है। फिर एक दक्षिणी सफ़ेद गेंडा है, उसको भी परिशिष्ट 2 में शामिल किया है। तो ये याद रखना है कि किस में शामिल किया गया है। फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने गुजरात के क्षेत्र गिर में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक योजना का अनावरण किया, जिसका नाम है Lion@47 विजन फॉर अमृतकाल। ठीक, तो इसको याद रखना है कि इस योजना का नाम का है Lion@47 अर्थात विजन फॉर अमृतकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैग्रोव वृक्षारोपण या संरक्षण के लिए मिष्टी योजना की घोषणा की गई। जो बजट आया था उसमें मिष्टी योजना की घोषणा की गई थी। इसका संबंध किससे है, मैग्रोव वृक्षारोपण या मैग्रोव संरक्षण से होता। तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि जो मिष्टी योजना है इसका संबंध किससे है, तो ये मैग्रोव वृक्षारोपण संरक्षण के लिए है। फिर केंद्र सरकार ने वेटलैंड के संरक्षण और उनके उपयोग के लिए अमृत धरोहर नामक योजना की शुरुआत किया है। ठीक, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यायासो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह एक झील है जो कि काली गर्दन वाले क्रेन के लिए एक प्रजनन स्थल है। ठीक, तो आपसे हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि यायासो लद्दाख का मतलब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जो है पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक, फिर भारत ने 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल कैट अलायंस जो है एक नए वैश्विक संगठन के निर्माण का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मतलब कि चीते आते हैं, तेंदुए आते हैं, ठीक, जगुआर वगैरह यही सब आते हैं, ठीक, बड़ी बिल्लियों में। फिर इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। तो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है, तो ये तमिलनाडु राज्य से है। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो मतलब इंडेक्स जारी हुए हैं उनको देखते हैं। तो जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, ठीक, इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसमें याद रखना है आपको जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट के द्वारा, ठीक, और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा इसको घोषित किया जाता है संयुक्त। इसमें देखो डेनमार्क क्या है,
नंबर 1 मतलब देखो 1 2 3 किसी को रैंक नहीं दी गई थी, चौथे नंबर पर इसमें डेनमार्क था। अच्छा भारत की इसमें देखो रैंकिंग आपको याद रखनी है। देखो 2023 में इसकी रैंकिंग कितनी थी, 8वें स्थान पर था। 2022 में 21वें स्थान पर था, ठीक। तो 23 में 8वें स्थान पे था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया, ठीक, इसकी रिपोर्ट जारी हुई है। मिस्र के जो COP 27 हुआ था, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि जो सर्वाधिक नुकसान अगर मतलब एशिया में सबसे ज़्यादा किसी को हुआ है क्लाइमेट के चेंज होने से, तो वो चीन को हुआ है, उसके बाद भारत को हुआ है। तो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हुआ है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है चीन को हुआ, उसके बाद जो है भारत को हुआ है। अच्छा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एमिशन गैप रिपोर्ट टीम द क्लोजिंग विंडो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जो जारी की जाती है, इसकी रिपोर्ट जो है जारी की गई है। और इसमें कहा गया है कि जो यूक्रेन युद्ध के कारण मतलब जो वैश्विक ऊर्जा संकट आया है ना, इस पर चर्चा की गई। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा इसको कि जो ये मतलब वैश्विक ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट है, ये जारी किसके द्वारा की जाती है, ठीक। तो ये इसके द्वारा जारी की जाती है, किस एजेंसी के द्वारा, तो इसके आपको एजेंसी का नाम ही याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन है कि ग्लोबल कार्बन बजट 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बताया गया कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन जो होता है वातावरण में कितना है, 40.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने की इसको उम्मीद है, ठीक। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो मतलब इस जो ये मतलब कार्बन बजट रिपोर्ट है, इसमें मतलब कितने टन या कितने बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन की बात इस पर कही गई है। अच्छा अब हम देखते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं 2023 में हुए, ठीक। तो जैसे 2 फरवरी क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है, ठीक। अच्छा इस दिन क्या हुआ था, इस दिन जो है वेटलैंड पर जो है एक रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान के शहर में रामसर में, ठीक। अच्छा इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन है, ठीक। फिर इसके बाद जो है 21 मार्च को जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे होता है। इसकी थीम क्या है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ थी इसकी, ठीक। फिर 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे होता है, एक्सेलरेटिंग चेंजेस की थीम है। तो ये थी आज का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो की PDF जो है आपको डिस्क्रिप्शन या टेलीग्राम पर दे दी जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।